नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री बिजनेस लीडर्स को कॉल कर रहे हैं और पीएम मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर अच्छी बातें करने के लिए कह रहे हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मेरे लेख आर्टिकल के बाद नियम कायदे से चलने वाले कई व्यावसायिक समूह ने मुझे बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री फोन कर रहे हैं और उन्हें पीएम मोदी और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में सोशल मीडिया पर अच्छी बातें कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि मेरी बात बिल्कुल सही साबित होती है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। कांग्रेस ने गुरुवार को एकाधिकारवादियों यानी मोनोपोली उद्योगपति की नई नस्ल पर राहुल गांधी के लेख की भाजपाई आलोचना पर करारा जवाब दिया। कांग्रेस ने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद दिलाया कि कैसे सिंधिया शासकों ने ब्रिटिश काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री पर कांग्रेस का तंज तब आया जब सिंधिया ने गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस में गांधी के लेख को टैग किया और कहा कि जो लोग नफरत बेचते हैं उन्हें भारतीय गौरव और इतिहास पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। सिंधिया ने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। इसके बाद कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा उतरे। उन्होंने सिंधिया को वर्तमान से लेकर इतिहास याद दिलाकर जमकर धोया। उन्होंने कहा कि महामहिम सिंधिया जी, आपने एकाधिकारवादी निगम यानी मोनोपोली कॉरपोरेट पर राहुल जी के हमले को कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत तौर पर ले लिया। इस कॉरपोरेट ने नवाबों, राजाओं और भारत के राजकुमारों को डराकर भारत को गुलाम बनाकर लूटा था। खेड़ा ने लिखा कि श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया जो उस समय ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने अपनी सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए भेजा और विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इतिहास में यह स्पष्ट है कि श्रीमंत जयाजीराव ने उस एकाधिकारवादी निगम का साथ दिया। हम उनकी वर्तन परिस्थिति पर शक नहीं करते, उन पर दबाव रहा होगा। उसी दबाव का जिक्र राहुल गांधी जी ने अपने लेख में किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पवन खेड़ा ने जमकर धोया। पवन खेड़ा ने आगे विस्तार देते हुए लिखा कि खैर, ग्वालियर की सेना के कई सैनिक और अधिकारी विद्रोह में शामिल हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने डर से पार पा लिया था। हिंदुस्तानी बागियों के नेता रहे तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से उन्होंने फिर से ग्वालियर पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। इस प्रकार औपचारिक रूप से सिंधिया शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया, लेकिन उनकी सेना के कई सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए क्योंकि जनता शासकों से ज्यादा समझदार, वतन परस्त और बेखौफ थी। खेड़ा ने लिखा कि बाद के वर्षों में भी सिंधिया परिवार ने आमतौर पर ब्रिटिश राज के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। सिंधिया जी इतिहास में सबक लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, न कि झूठी मनगढ़ंत बातों के सहारे जीने के लिए। भारत में भूत यानी कि पास चढ़ना इसी को कहते हैं। खैर, मैंने आपका भूत 1857 में उस एकाधिकारवादी निगम से हिंदुस्तानियों की बगावत के सच्चे इतिहास से उतारने की कोशिश की है। उम्मीद है कि उतर गया होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अंत में लिखा, वरना मुझे आपके आवास पर एक पूरा बंडल इतिहास की किताबों का भिजवाना पड़ेगा ताकि आपका भूत उतरे। भारत में खबरें चल रही हैं कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीते ट्रंप को कॉल किया। ट्रंप ने मोदी से कहा कि विश्व आपको प्यार करता है। भारत और मोदी को दोस्त कहा, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अलग बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे एक अमेरिकी निवासी ने बताया कि मोदी का फोन एक ट्रंप के सहयोगी ने उठाया था, जिसने मोदी को आश्वासन दिया था कि वो बता देगा कि उन्होंने ट्रंप को फोन किया था, लेकिन जारी की गई सूची में मोदी का नाम नहीं है। मोदी को अपना नाम घोषित करने की इतनी जल्दी क्यों थी? स्वामी ने कहा कि अब सबसे अच्छा यही होगा कि मोदी अपनी कॉल का टेप जारी कर दें या फिर ट्रंप के कॉल आने तक दोबारा कॉल ना करें। कनाडा ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंटरव्यू प्रसारित करने वाले ऑस्ट्रेलियाई चैनल को देश में बैन कर दिया। टीवी न्यूज चैनल ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट के पेज को ब्लॉक कर दिया गया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस घटना ने कनाडा की दोगलेपन को उजागर कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा केवल दिखावे के लिए फ्री स्पीच की बातें करता है। इस घटना ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें पता चला है कि कनाडा में एक महत्वपूर्ण
प्रवासी आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल पेज को ब्लॉक कर दिया गया। ये इस विशेष हैंडल द्वारा पेनी बोंग के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित करने के ठीक कुछ घंटे बाद हुआ। हमें आश्चर्य हुआ, ये हमें अजीब लगा। ये एक बार फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करता है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच गुरुवार को एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों के पहले ही अखाड़ों के बीच भूमि आवंटन को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई और साधु संतों के बीच जमकर मारपीट हुई। गुरुवार को यह विवाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में हुआ। बैठक के दौरान अखाड़ों के महंतों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसने जल्द ही एक हिंसक मोड़ ले लिया। साधु संत आपस में लात, घूंसों और मुक्कों से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये विवाद जितना अप्रत्याशित था उतना ही चिंताजनक भी, क्योंकि महाकुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका जरूरी होती है। मालेगांव बम ब्लास्ट की मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुलासा किया है कि उनकी जान खतरे में है। प्रज्ञा का कहना है, अगर जिंदा रही तो कोर्ट जरूर जाएंगी। प्रज्ञा सिंह ने बुधवार देर रात एक्स पर लिखा कि कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गया। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, स्टेरॉयड और न्यूरो दवाओं से पूरे शरीर में सूजन, एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। एक्स पर पोस्ट तस्वीर प्रज्ञा सिंह के चेहरे पर जबरदस्त सूजन की गवाही दे रही है। प्रज्ञा सिंह के करीबी सूत्रों ने बताया कि दीदी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके चेहरे पर सूजन है। सूजन के चलते देखने में उन्हें तकलीफ पेश आ रही है। कई अन्य दिक्कतें भी साथ साथ में हैं। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं पर हमले से जुड़ी खबरों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय में प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू समुदाय पर चटगांव में हमला हुआ, उनकी संपत्ति और दुकान लूटे गए। ये सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों को निशाना बनाकर भड़काने वाले पोस्ट के बाद हुआ। इस पोस्ट और गैरकानूनी काम के पीछे चरमपंथी होंगे। रणधीर जायसवाल ने कहा, हम बांग्लादेश की सरकार से एक बार फिर से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर कई बार हमले की खबरें आई थी। अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच फोन पर बात भी हुई थी। बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा अमेरिकी चुनाव में भी ट्रंप ने उछाला। ट्रंप ने कहा था कि यह हिंदू अमेरिकियों के दिलों के करीब का मुद्दा है। उन्होंने अमेरिका और विश्व स्तर पर हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के बारे में बात की। इस कदम का हिंदू अमेरिकियों ने स्वागत किया। कनाडा के टोरंटो में भारतीय उच्चायोग ने पहले से निर्धारित अपने कुछ कैंपों को रद्द करने का फैसला किया है। भारतीय उच्चायोग के मुताबिक भारतीय कैंपों के आयोजन को मिनिमम सुरक्षा देने में मनाही होने के बाद हमने कुछ शिविरों को रद्द करने का फैसला किया। बता दें, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में लंबे वक्त से तनाव जारी है। हाल ही में कनाडा के हिंदू मंदिर पर हमले की खबर भी आई थी। इसके बाद तनाव और बढ़ गया है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय उच्चायोग के पहले से निर्धारित कुछ कैंपों को रद्द करने के फैसले पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि आपने देखा होगा कि टोरंटो में कॉन्सुलेट ने बताया कि उन्हें अपने कैंप लगाने के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा क्योंकि न्यूनतम सुरक्षा भी नहीं मिली और सरकार ने सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया। इस कारण हमने कैंपों को रद्द करने का फैसला किया। आप जानते हैं कि कनाडा में काफ़ी अधिक संख्या में भारतीय समुदाय के लोग हैं। इसमें से कई लोगों को खासकर नवंबर और दिसंबर महीने में कई डॉक्यूमेंट पेंशन जारी रखने और भारत में अन्य कामों के लिए चाहिए होते हैं। काउंसलर कैंप लगाकर ऐसी ही लोगों की मदद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीएमएलए से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया। अदालत ने कहा कि पीएमएलए में भी लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वहां की सरकार की परमिशन लेनी होगी। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। ये प्रावधान अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में भी लागू होता है। दरअसल आंध्र प्रदेश के नौकरशाह
विभू प्रसाद आचार्य के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, जिसे 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने बिना सरकार की मंजूरी के केस चलाए जाने को लेकर खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां बुधवार को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए का केस चलाने से पहले सरकार की मंजूरी लेने का प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है। हालांकि ईडी कहती है कि पीएमएलए एक स्पेशल एक्ट है, इस मामले में किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खेल पलट दिया है। अब कहा जा रहा है कि जस्टिस ओका और जस्टिस मसीह के इस फैसले के दूर तक नतीजे होंगे। ईडी द्वारा दायर सभी चार्जशीट अभियोजन मंजूरी यानी प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस के बिना हैं और कई मामलों में ट्रायल कोर्ट ने उन चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और अब पीएमएलए के तहत हर आरोपी कॉग्निजेंस के आदेश को चुनौती देगा। और क्या अब विपक्ष शासित राज्य मंजूरी देंगे? लोगों का कहना है कि ये देखकर खुशी हुई है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाबदेह ठहराया है और केंद्रीय एजेंसी को कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, ऐसे में इसको लेकर हम टिप्पणी नहीं कर सके। अदालत ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए मानक तय करने को लेकर गठित नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने को कहा। नेशनल टास्क फोर्स ने फिलहाल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। लाइव लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर कोलकाता के पुलिस थानों में दर्ज हुई हैं। मामला भाजपा सदस्यता अभियान के दौरान हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। बीएनएस की धारा 192 और 196 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिथुन पर आरोप है कि उन्होंने रैली के दौरान जो भाषण दिए थे वो भड़काऊ हैं और इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। बता दें, बीती 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक इलाके में बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह के सामने बोलते हुए मिथुन बोले थे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अमित शाह के सामने बोलते हुए मिथुन को ज्यादा खुल गए। उन्होंने टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के लोकसभा में दिए गए बयान का जिक्र किया और उनके बयान के जिक्र के बाद कहा कि यहाँ की 70% मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदू। अगर तुम भागीरथी नदी में फेंकोगे तो एक दिन हम भी तुम्हें फेंकेंगे, लेकिन भागीरथी नदी में नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ है और हम तुम्हें दूसरी ओर दफना देंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वचननामा जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अभी शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, जनता की सेवा हम कैसे करेंगे, उसके लिए वचननामा जनता के सामने रखा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कई वादे पूरे किए हैं और आज भी हमने जो वादे किए हैं वो सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। ठाकरे ने कहा कि हमने बुधवार को एमवीए की 5 गारंटियों के बारे में बताया था। आज हम अपनी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने जो 5 गारंटी बताई थी उनमें हम कुछ और योजनाएं इस घोषणा पत्र में जोड़ रहे हैं। हम जल्द ही एमवीए का विस्तृत घोषणा पत्र भी लॉन्च करेंगे। गुरुवार की सुबह भी जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद ने अनुच्छेद 370 के समर्थन वाले बैनर दिखाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। धक्का मुक्की हुई, हाथापाई की बातें तक कही जा रही हैं। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने 370 के समर्थन वाले बैनर दिखाए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर की तरह पीछे से वार क्यों। उन्होंने एक समाचार की हेडलाइन भी पोस्ट की है। इसमें दावा किया गया है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए गए। सोरेन ने कहा कि कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्थिति अजीब है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में न्याय मंत्रालय और अमेरिकी विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ ट्रंप पर चल रहे संघीय अभियोगों को बंद करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस चर्चा के पीछे देश में लंबे समय से मौजूदा राष्ट्रपति पर किसी भी तक के अभियोग को न चलाने की नीति है।
स्मिथ फिलहाल ट्रंप पर चल रहे कई मामलों की अगुवाई कर रहे हैं। ट्रंप जल्द ही अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। बता दें, इन मुकदमों में गोपनीय दस्तावेजों को गलत तरीके से रखने और साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश से जुड़े मामले भी शामिल हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी उनको ये पद संभालने में कम से कम 74 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की परंपरा के तहत पुराने राष्ट्रपति नए चुने गए राष्ट्रपति को सत्ता का हस्तांतरण करते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत नए अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शपथ लेते हैं और फिर उनका कार्यकाल शुरू होता है। इसी प्रक्रिया की वजह से ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी से पहले नहीं होगा। तब तक मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ही व्हाइट हाउस में बने रहेंगे। हालांकि राजनीतिक रूप से देखें तो उनके पास बहुत सीमित शक्तियां और अधिकार होंगे। कमला हैरिस ने चुनाव में हार मान ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना जारी रखें। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के हाथों अपनी हार के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने भाषण में कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। कमला ने अपने भाषण में कहा कि इससे पहले मैंने ट्रंप के साथ बात की और उन्हें उनकी जीत के लिए बधाई दी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि हम उनके और उनकी टीम को उनके हस्तांतरण में मदद करेंगे और हम सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण में जुटेंगे। समझा जाता है कि हम कमला हैरिस का शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात करना एक तरह से ट्रंप पर तंज भी है, क्योंकि पिछली बार 2020 में जब ट्रंप चुनाव हार गए थे तो उन्होंने हार स्वीकार नहीं की थी और बाद में कैपिटल हिल बिल्डिंग हिंसा हुई थी। ट्रंप के आने के बाद भारत में एक वर्ग खुश है। हालांकि वो ये भूल जाता है कि ट्रंप के कारण भारत और भारतीयों को परेशानी होने वाली है। इमिग्रेशन नीति से लेकर टैरिफ जैसी नीतियां भारत को परेशान करेंगी। इसको आप सत्य हिंदी के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और कल के बुलेटिन में भी देख सकते हैं। आज हम बात चीन की करते हैं कि अमेरिका अब अपनी विदेश नीति में चीन को लेकर क्या रुख अपनाएगा। बता दें, जब ट्रंप सत्ता में थे तो उन्होंने चीन को अपना रणनीतिक प्रतिस्पर्धी करार देते हुए उससे होने वाले कुछ आयातों पर टैरिफ लगा दिया था। उस वक्त चीन ने भी जैसे को तैसा नीति अपनाते हुए अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया था। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच इस तनाव को कम करने की भी कोशिशें हुई, लेकिन कोविड संकट ने इन्हें नाकाम कर दिया। बाद में रिश्ते और खराब हो गए जब ट्रंप ने कोविड को चीनी वायरस करार दिया। बाइडेन प्रशासन ने भले ही चीन के प्रति अधिक जिम्मेदारी भरी नीति अपनाने का दावा किया, लेकिन सच तो यही है कि उसने ट्रंप के शासन में चीन से होने वाले आयात पर लगाए गए कुछ टैरिफ ज्यों के त्यों रहने दिए। बता दें, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक साथ ब्रिलियंट और खतरनाक कहकर तारीफ की थी। लगभग 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी के इस देश पर शी जिनपिंग जिस कड़ाई से शासन करते हैं, ट्रंप उससे प्रशंसा की निगाह से देखते हैं। ट्रंप के विरोधियों को इसमें उनके तानाशाह रवैये की झलक दिखती है। ट्रंप एक और अहम बदलाव कर सकते हैं। चीन को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन चीन के पड़ोसी देशों के साथ मजबूत सुरक्षा संबंध बनाने की नीति का समर्थक है, लेकिन ट्रंप इस नीति से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका ताइवान को सैन्य सहायता देता रहा है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। उसका कहना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और एक दिन वो उसे खुद में मिलाकर रहेगा। वहीं इस साल अक्टूबर महीने में ट्रंप ने कहा था कि अगर व्हाइट हाउस में उनकी वापसी हुई तो वो ताइवान की नाकेबंदी खत्म करने के लिए चीन के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग जानते हैं कि मैं पागल हूं, मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि चीनी आयात बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा। ट्रंप की जीत पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बधाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से बुधवार को एक पोस्ट करते हुए लिखा, हम अमेरिकी जनता के चुनाव का सम्मान करते हैं और ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को लेकर चीन की जो नीति है वो आगे भी जारी रहेगी। हम आपसी सम्मान, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और दोनों देशों के फायदे के सिद्धांतों के तहत अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे भी जारी रखेंगे। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद ईरान ने भी बयान दिया है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता फतेह मोजेरानी ने ट्रंप की जीत के ईरान पर पड़ने वाले प्रभाव को खारिज कर दिया। ईरानी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हमारे लिए मायने नहीं रखते। अमेरिका और ईरान में सरकारें बदलने से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। व्हाइट हाउस में कोई भी बैठे, इससे हमारे लोगों के जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें, साल 2016 में ट्रंप ने अपने एक पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था। ईरान और अमेरिका के बीच ये डील
वहीं न्यूज एजेंसी एपी के साथ बातचीत में तेहरान के एक छात्र ने ट्रंप की जीत पर कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और बढ़ाएंगे। जो चीजें हमारे पक्ष में नहीं है वो और भी बदतर होंगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।